हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का पहला वीडियो शुरू करने वाले हैं। आखिर कैसे मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किस प्रकार से मेंस का आंसर राइटिंग लिखा जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। टॉपर्स की कॉपी आपके सामने है, उसका हम एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से हम मेंस के लिए एक अच्छी से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और हम रैंक में हिंदी माध्यम से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन दिक्कत ये रहती है कि आपको लिखना आना चाहिए। अब लिखना कैसे है, देखो मेंस में को आंसर राइटिंग लिखना सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपका काम होता है मेंस आंसर राइटिंग लिखने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स आपका सिलेबस एक बार प्रीलिम्स का भी पढ़ लिया आपने और साथ में मेंस की तैयारी कर रखी है तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 से ढाई महीने का जो समय मिलता है, 3 महीने का जो भी समय मिलता है उसमें आप आराम से मेंस का आंसर लिख सकते हैं। अगर आपकी समझ अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है तो देखो कैसे लिखना है। मैं आपको हमारा आज पहला वीडियो है तो बताएंगे। देखें, सबसे पहले देखो मैं एक टॉपर की कॉपी है, मैं उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया रैंक 2023 में उसकी 364 थी, 367 रैंक थी और हिंदी माध्यम का था। ठीक है, काफ़ी लोगों को परेशानी रहती है कि सर हिंदी माध्यम की मेंस लिखने में दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको ऑल इंडिया रैंक 364 की कॉपी है उसका मैं आपको बताने वाला हूँ। मॉक टेस्ट की कॉपी है, उसने कैसा लिखा है, उनको कितने नंबर मिले हैं और उनकी जो 2023 में जो रैंक आई है वो आई है 364। ठीक है, तो आप समझ लेना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है शहरी भारत में गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है। भारत क्या कह रहा है, शहरी भारत है वो गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इतना सा क्वेश्चन है, अब आपको लिखना है। तो देखो सबसे पहले आपको जो कॉपी है बिल्कुल इसी प्रकार की कॉपी मिलने वाली है जिससे आपको दिख रहा है, सेम इतनी ही कॉपी मिलने वाली है। ठीक है ना, इस कॉपी को देखो इसने कितना अच्छा आंसर लिखा है और आप इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या आप इसमें और भी इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन एक भूमिका होती है। भूमिका हम या तो आपके पास डाटा है तो डाटा से शुरू कीजिए, अगर आपके पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन शुरू कीजिए, अगर आपके पास इसका कोई कोट है तो कोट से शुरू कीजिए। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी हम भूमिका उद्देश्य होता है वो हमारा जो प्रश्न होता है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बात मेन फोकस की कहाँ पर हो रहा है, जल संकट की बात हो रही है। और जल संकट में भी हम किसकी हो रही है, शहरी भारत की बात हो रही है। ठीक है, ग्रामीण बात के नहीं, शहरी भारत में जो जल संकट का जो गहरा जो असर देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करने का बोला गया है। तो देखो इसमें भूमिका में सबसे पहले यहां से शुरू कर सकते हैं। इन्होंने डाटा से शुरू किया है। ठीक है ना, भारत की एक 31% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो शहरी क्षेत्र बताना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि शहरी क्षेत्रों में 31% जनसंख्या निवास करती है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक यह संख्या 60% होने की संभावना है। यानी कि एक अनुमान है कि 2050 तक जो संख्या है वो शहरों में कितने हो जाएगा, 60% हो जाएगी। और शहरी भारत में गहरता जल संकट, सीधा सा टॉपिक पर आ गए। देखो इतना भूमिका लिख दिया, अब सीधा सा टॉपिक पर आ गए। ठीक है ना, अब इन्होंने शहरी के बारे में बताया। आप इतना भी बता सकते हैं कि इतना जल संकट का प्रतिशत हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, घट रहा है, वो भी आप उद्देश्य में इसको बता सकते हैं। लेकिन अब देखो सीधा मेन मुद्दे पे आ गए, हमें बताना था कि जल संकट के बारे में। तो देखो सीधा सा टॉपिक पे आ गए, ये शहरी भारत में गहरता जल संकट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं पेन का। ठीक है, अब देखो सीधा सा टॉपिक पे हैं कि शहरी भारत में गहरता जल संकट के बारे में। तो पहला टॉपिक उन्होंने हेडलाइन डाल के रखा उन्होंने। देखो पहला टॉपिक है अत्यधिक जनसंख्या। तो सीधी सी बात है, जल संकट का गहरा जो जल संकट जो अपने देखने को मिल रहा है शहरी क्षेत्र में, उस सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, पहले तो उन्होंने टॉपिक रखा है कि अत्यधिक जनसंख्या। आप सभी को मालूम है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो जो जल तक सीमित है, ऐसा तो है नहीं कि अपने पास अपार संख्या जल है, क्योंकि हमारे पास जो पीने का पानी का रेशियो कम है। और वैसे जो अलवणीय जल की बात करते हैं वो हमारे पास बहुत है। ठीक है ना, लेकिन जो पीने योग्य पानी है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। लेकिन अब पीने योग्य पानी वो बहुत है, लेकिन वो पानी कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, तो हमें जो काम आने वाला है उस पानी की बात करने वाला है। तो अत्यधिक जनसंख्या की बात करें तो अत्यधिक जनसंख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अत्यधिक जनसंख्या की बात करें हम, अत्यधिक जनसंख्या पहला कारण हो जाएगा। देखो इसमें टॉपिक लगाया है, बताया उन्होंने कि लगभग 40 करोड़ शहरी जनसंख्या के लिए पेयजल आपूर्ति मुश्किल है। यानी कम से कम 40 करोड़ जो शहरी जनसंख्या है उनके लिए जो पेयजल जो पीने का पानी है उसकी आपूर्ति सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो मुश्किल है। दूसरा उन्होंने रीजन बताया है कि पेयजल की गुणवत्ता। अब देखो ये तो सही बात है कि हाँ ठीक है, मान लो पीने योग्य पानी नहीं, लेकिन ये भी तो देखना कि पेयजल जो पीने योग्य जो पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो हमारे पास गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। गुणवत्ता अच्छी नहीं होने का कारण क्या हो जाएगा, देखो पानी पीने योग्य होता है लेकिन उसमें जो अलग से हम कोई मिनरल्स या फिर कोई सब्सटेंस जो डाल देते हैं, जैसे उर्वरक हो गया, ठीक है, रासायनिक उर्वरक हो गया, खनन का जो काम करते हैं उनकी क्रिया से उपलब्ध जो जल होता है वो क्या करते हैं हम नदी नालों में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा पीने योग्य पानी होता है वो अनुपयुक्त हो जाता है। जैसा आपने देखा, मान लो
आपने कोई नदी जा रही है, ठीक है, नदी जा रही है और यहाँ पर कोई पीने योग्य पानी, मान लो 5 साफ पानी बह रहा हो, ठीक है, इसके किनारे मान लो कोई फैक्ट्री बन गई और फैक्ट्री बन गई या फिर उर्वरक हो गया और उसका जो पूरा जो अपशिष्ट जल है वो क्या कर दिया आपने, डाल दिया उसमें, नदी में डाल दिया। तो नदी में डालने से क्या हो जाएगा, वो पूरा पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, वो आगे जाकर ना तो पीने योग्य होगा, न ही उसको खेती कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो पानी क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। तो दूसरा कारण उन्होंने बताया कि पेयजल की गुणवत्ता के कारण क्या हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों एवं खनन क्रिया में उपलब्ध जल संसाधन की अनुपयुक्तता। तो देखो इसमें कोई उन्होंने रट्टा मार के नहीं लिखा है, सीधा सा पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने लिखा है और बहुत ईजी तरीके से आपको भी मेंस में ऐसे ही लिखना है। आप ऐसे समझोगे लाइन बाय लाइन में रट्टा मार के जाऊंगा, बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। जब भी आप पढ़ो उसका मेंस का जब भी पढ़ो तो आप एक पेज पर लेना, पेज में जो भी टॉपिक होगा उसका सिर्फ की पॉइंट आपको याद रखना है। की पॉइंट याद रखते ही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब अच्छा लिख सकते हैं। देखो इन्होंने की पॉइंट याद, पेयजल की गुणवत्ता में सीधा से, इसमें कोई रटने वाली बात थोड़ी, समझ की बात है कि रासायनिक उर्वरक हो गया, खनन की क्रिया से समय उपलब्ध जल वो संसाधन भी अनुपयुक्त हो गया, सीधी सी बात है। जो रासायनिक उर्वरक डालोगे तो पीने योग्य पानी क्या खराब हो जाएगा। देखो तीसरा पॉइंट क्या लिखा उन्होंने, जल का पुनः उपयोग नहीं है, सीधी सी बात है, जल का पुनः उपयोग नहीं हो रहा है तो ये भी संकट की समस्या है। अगर जल का पुनः उपयोग करते हैं, जैसे मान लो बारिश का हो गया, बारिश का पानी हो गया, ठीक है, बारिश का पानी को हम सेव करते हैं, ठीक है, ऊपर जो बारिश पानी आ रहा है वो सेव करते हैं, तो भी इसको हम क्या करते हैं, आगे वाटर सप्लाई के लिए काम कर सकते हैं। जल की जो समस्या हो रही है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जल का जो पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे अपशिष्ट जो जल आ रहा है, जो कारखानों फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट जल आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, साफ करके हम वापस उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या जल का पुनर्उपयोग कर सकते हैं। तो जल का पुनर्उपयोग नहीं हो पा रहा है, ये भी उसका बड़ा कारण है, इसलिए जल संकट का हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो पुनः नवीनीकरण हेतु जल संयंत्रों एवं जागरूकता का अभाव है। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो संयंत्र है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका हमें क्या पर अभी तक उनकी जागरूकता में अभाव, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ये भी जल संकट के सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है कि मुफ्त पानी आपूर्ति। मुफ्त पानी आपूर्ति क्या हो जाएगा, यानी कि जो अगर किसी को पानी फ्री में मिल जाता है तो पानी की क्या करता है, परवाह नहीं करता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जो आपको मुफ्त में पानी, फ्री में जो पानी मिल रहा है, हर चीज जो फ्री में मिलती है उसकी कभी कदर नहीं होती है। तो सेम बात यहीं पर लिखी गई है कि जो पानी मुफ्त मिलता है उसका क्या होता है, उसकी आपूर्ति अंधाधुंध हो रही है, उसको बचाने की आवश्यकता है। तो देखो ये बात की, जनता को पानी बचाने हेतु क्या करना, मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन की एक इंग्लिश वर्ड लिखा है, मोटिवेशन की जगह आपको क्या लिखना है, जागरूकता नहीं है। जनता को पानी बचाने हेतु कोई जनता को पानी बचाने के लिए जागरूक करना चाहिए, उनको जागरूकता उनमें नहीं है, ठीक है, तो जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में कंक्रीटीकरण। देखो कंक्रीटीकरण में क्या है, मतलब क्या हो जाएगा, कंक्रीटीकरण का मतलब ये हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में आर्द्रता की कमी के कारण बारिश में कमी। सीधी सी बात है, जब आपको देखा होगा जो नदियों नालों में जब नदी है, जहाँ एरिया जहाँ पर ज्यादा कंकड़ है तो कंकड़ क्या हो जाएगा, कंकड़ होने के कारण पानी क्या हो जाएगा, आप ज्यादा अंदर सोखेगा नहीं, पानी आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अगर रेतीला इलाका होता है, ठीक है, रेतीला इलाका होता है जो जहाँ मिट्टी वगैरह होती है तो पानी अंदर की ओर चला जाता है, अंदर की ओर चला जाएगा तो एक भूमि जल का जो है भूजल स्तर वो बढ़ेगा, ठीक है, जिससे वापस हम क्या करते हैं, हैंडपंप कुएं की वजह से पानी बाहर निकाल के हम जल की आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो कंक्रीटीकरण होता है, जो जहाँ कंकड़ होता है वो पानी आगे से बहता जाता है और वापस एक टाइम में पानी वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये भी समस्या हो जाएगी। ये उन्होंने 4-5 पॉइंट बताए। इसके अलावा एक और भी कारण बता सकते थे वो इनका, कि अन्य कारण ये कि शहरी कारण में वृद्धि और बुनियादी ढांचे में कमी के कारण, ठीक है, तो शहरीकरण में वृद्धि, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, हम गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं, ठीक है, गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। ये ज्यादा जो समस्या देखने को मिली है शहर में देखने को मिली है, गांव में इतनी समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो बुनियादी ढांचे में कमी के कारण ये बात की गई है। अब देखो लास्ट में कंक्लूजन उन्होंने क्या लिखा है, मूल्यांकन की बात करते हैं। तो मूल्यांकन में उन्होंने क्या लिखा है कि भारत सरकार द्वारा हर घर जल 2024 तक योजना और 2023 तक 64% घरों में नल से जल की आपूर्ति हो चुकी है, ठीक है ना। उन्होंने एक और लिखा है कि वन वाटर अप्रोच पर कार्य शुरू किया गया है। सुजलाम 2.0 ग्रे वाटर का पुनः उपयोग करने के लिए उन्होंने सरकार ने बात की गई है। ग्रीन वाटर एवं ग्रे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बात की गई है। तो ये उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल दिए, उन्होंने एग्जाम्पल यानी मूल्यांकन किया। मूल्यांकन है सरकार, देखो हमें जब भी आंसर लिखना है तो दोनों पक्ष में लिखना है। एक साइड में हमें क्या करना है, एक साइड में पॉजिटिव बताना है, एक साइड में नेगेटिव बताना है। तो अभी तक हमने ऊपर क्या किया, आलोचना की उनकी कि ये कमी के कारण हमारे जल संकट दिख रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, हमने प्लस पॉइंट में लेके आए भारत सरकार ने, हम भारत सरकार की बात की हमने कि हर घर जल जो योजना चला रहे उसका हमने इसको यहाँ पर बताया, ठीक है। वन वाटर अप्रोच के बारे में हमने बताया, ठीक है। सुजलाम 2.0 ग्रे वाटर के बारे में पुनः उपयोग करने के लिए बात की। अभी ऊपर हमने बात की कि ग्रे वाटर के जो हमें पुनः उपयोग की, जल के पुनः उपयोग के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ग्रे वाटर को एक योजना का नाम देकर हम क्या कर दिया, पुनः उपयोग के बारे में बात की। ग्रीन वाटर की हमने बात की, ग्रे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। तो हमें क्या करना है, पॉइंट जब भी आंसर लिखो नेगेटिव और प्लस पॉइंट दोनों लिखना है, एक साइड में पॉजिटिव बताना, एक साइड में नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे लेके चलना है। लास्ट में हमें देखो लिखेगा, हम भारत की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौती है। सीधी सी बात है, कंक्लूजन हम उद्देश्य हमारा जो लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष में ऐसा एक पॉइंट लिखना चाहिए ताकि अगले वाला जब भी पढ़े तो उसके दिमाग में बिल्कुल एक ऐसा एक दिमाग खुल जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट में जब भी आंसर देखता है तो लास्ट की लाइन पढ़ने के बाद ही वो आंसर का क्या करता है, वो एक नॉर्मली आपको नंबर
नंबर देने की यह आशंका रखता है। ठीक है, तो देखो भारत की बढ़ती जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जनसंख्या को पेयजल को उपलब्ध कराना एक चुनौती है, लेकिन जिसे सरकारी एवं एनजीओ के सहयोग से जन भागीदारिता द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो हमें एक साइड में क्या बोल रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या को क्या करें, पेयजल उपलब्ध कराना मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर सरकार और एनजीओ इसमें मिलकर काम करें तो हम जन भागीदारिता और जो लोग भी इसमें भागीदारी दे तो हम क्या कर सकते हैं, ये समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, आंसर लिखना है, हमें दोनों तरफ लिखना है। हमें देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें देखो कितना क्लियर था, कोई खास बात इतनी थी नहीं, तो नॉर्मल आंसर था, 2 पेज में आंसर लिखा था और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लिख सकते थे। अगर इस प्रकार से आंसर लिखने पर भी आपकी जो रैंक है वो 364 आ रही है तो आप इससे और बेटर करके आपकी रैंक है ना 100+ लिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो आंसर राइटिंग लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आपके जो लिखने की जो तरीका है, आपने की पॉइंट जब भी आप पढ़ो मेंस के लिए आपको की पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट से क्या हो जाएगा, आपका पूरा आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आज आंसर राइटिंग का पहला दिन था। मैं हर दिन आपको नया समझाने की कोशिश करूंगा, हर दिन आप जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब मैं कह रहा हूँ लक्ष्य रखेगा हम 30 से 35 दिन में आपको जब भी मैं एक दिन का एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना 10-15 मिनट निकाल के देख लेना, ताकि आपकी समझ पैदा हो जाएगी, आपकी समझ अपना जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल खुल जाएगा, ताकि अब जब भी कोई भी प्रश्न आपके हाथ में आएगा हमारा दिमाग एकदम एक ब्रॉड एरिया में आपको खुल जाएगा, ताकि जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो एक सोचने का समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सब हमारा एक प्रश्न के लिए मात्र 8 मिनट लगते हैं और 8 मिनट में प्रश्न लिखना भी है, सोचना भी है, पढ़ना भी है। ठीक है ना, तो 8 मिनट में अगर प्रश्न लिखना है तो इस तरीके लिखोगे। देखो इसमें अगर मान लो गिने चुने शब्द भी गिने तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 200 शब्द नहीं होगा। ठीक है ना, 100 से 150 शब्द हो जाएगा। देखो कितना खुला खुला लिखा उन्होंने। ठीक है ना, इतनी ही कॉपी आपको यूपीएससी में भी मिलती है, सेम इसी प्रकार से लिखना है और इसी प्रकार से आपको मेंस में भी लिखना है, मॉक टेस्ट दो तब भी लिखना है। और आपको अगर इस प्रकार से आंसर लिखते हैं इसमें थोड़ा और बेटर करते हैं तो इनको 4 नंबर दिए हैं 10 में, तो आपको मैं कह रहा हूँ 6 नंबर तो आराम से मिल सकते हैं आपको, अगर इसमें और बेटर कर सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने बताया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट जब भी मिलेंगे हम एक और आंसर राइटिंग का, डेली हम आंसर राइटिंग का वीडियो लेके आएंगे। आपको अच्छा लगे है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।